हेलो एवरीवन, खमा गणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी राघव। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर 8 दोस्त, सभी लोगों को साथ में मिलकर पार्टी एंजॉय करनी है और बजट सब लोगों का टाइट है। जाना अपनी सिटी से थोड़ा सा बाहर है। बेसिकली लोग पुणे को बिलोंग करते थे। सबसे पहले आप इसे क्या सजेस्ट करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही, विला ढूंढे। तो एयरबीएनबी पर इन्होंने विलास ढूंढना शुरू किया, लेकिन कोई भी विला इनके बजट में नहीं आ रहा था। फिर फाइनली इन्हें मिला एक विला जो था इनके बजट के अंदर, और वो विला भी था बहुत सुंदर। लेकिन जब ये सब के सब दोस्त वहां पहुंचे और उन्हें इस विला का राज पता लगा तो इनकी रियलिटी ही चेंज हो गई। जी हाँ, कुछ ऐसा हमारे आज के इस इंसिडेंट में जो हमारे साथ शेयर किया है ओमार ने, जो कि बिलोंग करते हैं पुणे से। ये इनके फ्रेंड की सिस्टर के साथ हुआ इंसिडेंट है। जब ये सबके सब लोग पहुंचे, इन्होंने प्लान किया, सब लोग पुणे से बिलोंग करते हैं और ये लोनावला के पास मालावाली करके एक जगह है, वहां पर इन्होंने डिसाइड किया था कि ये लोग सब घूमने जाएंगे। एक दिन एक विला रेंट पे लेंगे और वहीं पर पूरा टाइम अपना स्पेंड करके आएंगे, एंजॉय करके आएंगे। जो ये विला शुरू में ढूंढ रहे थे, इन्होंने सबने अपना एक कंट्रीब्यूशन अमाउंट फिक्स किया था। ऑब्वियसली सभी लोग अपने अपने कॉलेज के अंदर थे, तो इतना इनके पास इनकम सोर्स नहीं था उस टाइम पर। तो सबने एक अमाउंट अपना अपना कंट्रीब्यूट किया और एक बजट बनाया। लेकिन वो जितने भी विलास ढूंढ रहे थे, एयरबीएनबी हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया, किसी भी वेबसाइट पर जाकर जितने भी विला ढूंढ रहे थे वो सब उनके बजट से बाहर थे। फाइनली फ्रस्ट्रेट होकर सब लोगों ने प्लान कैंसिल करने का ही मूड बना लिया था। लेकिन तभी इनमें से एक फ्रेंड को एक विला दिखा जो कि इनके बजट से भी थोड़ा कम के अंदर था। मात्र 5,500 रुपए में 8 लोगों के लिए एक पूरा 2 फ्लोर का 4 BHK विला इनको मिल रहा था। और ये विला उनकी पार्टी के लिए उम्मीद की किरण बन के आया। तो उसने दोस्तों के साथ डिस्कस किया। सभी दोस्तों ने बोला कि यार सही है, बहुत ही बढ़िया है। सबको दिखाया होता है ये सब, हम लोग जब भी कोई होटल बुक करते हैं, विला बुक करते हैं, सब लोग साथ में बैठकर देखते हैं। तो सब लोगों ने डिसाइड किया, देखा कि यार विला दिखने में सुंदर है, अच्छी जगह पर है, लोकेलिटी भी ठीक है, इसको फाइनल करते हैं। किसी ने भी दिमाग नहीं लगाया कि जब बाकी सारे विला 15,000 20,000 में मिल रहे हैं, तो ये अकेला विला 5,500 में इनको क्यों अवेलेबल हो रहा है। खैर, जब इतने लोग एक साथ हों तो कौन दिमाग लगाता है ना। तो इन्होंने भी किया डिसाइड कि चलो ठीक है, बुक करते हैं। इन्होंने फटाफट उस विला को बुक किया और बुक करने के बाद इन्होंने अपनी ट्रिप प्लान की। तो सबसे पहले मैं आपको इनके फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस करवाता हूं। इनमें जो फ्रेंड्स का जो पूरा ग्रुप था, उनमें सबसे पहली थी जोया। जोया जो थी वो रेगुलर नमाज पढ़ा करती थी और उसका पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के अंदर कोई बिलीफ नहीं था। निदा और उज़मा, ये 2 सिस्टर्स थी। आई थिंक निदा होगा उसका नाम, निदा और उज़मा दोनों सिस्टर्स थी। दोनों रेगुलरली नमाज पढ़ा करती थी और पूरा बिल्कुल मेकअप वगैरह अच्छे से सब कुछ, मतलब जो तैयार होने की आदतें होती है, जो टिपिकल गर्ल्स वाली जो आदतें थी, वो सब उनके अंदर थी। फिर आती है फातिमा, जो कि एक सिंपल गर्ल थी, लेकिन वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के अंदर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती थी। उसके आती है जैनाब, वो भी एक बिल्कुल सिंपल लड़की थी, कोई मेकअप वगैरह कुछ नहीं लगाती थी और ना ही वो किसी भी तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के अंदर बिलीव करती थी। फिर थे समीर और अफान। समीर के साथ पहले भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो चुकी थी, तो वो उस पर बिलीव करता था। अफान भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे बिलोंग करता था। और सबसे लास्ट में बचती है हमजा, जो कि इस पूरे ग्रुप में सबसे ब्रेव थी इन टर्म्स ऑफ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और इन सब चीजों के ऊपर बिलीव नहीं करती थी। तो इस तरह से ये सारे के सारे दोस्तों ने प्लान किया और ये पहुंचे उस विला। तो उन्होंने डिसाइड किया कि पुणे से ट्रेन लेंगे और ट्रेन के थ्रू ये लोग पहुंचेंगे मालावाली स्टेशन और फिर वहां से कैब टैक्सी कुछ भी बुक करके वहां पे पहुंच सकते हैं। तो ऐसा ही हुआ। नेक्स्ट डे इन लोगों ने अपने टिकट्स वगैरह बुक किए और ये लोग निकल पड़े मालावाली के लिए। और वहां स्टेशन पर पहुंचने के बाद उन्होंने अपना सामान वगैरह उतारा। तो ग्रुप के अंदर 2 लड़के थे और 6 लड़कियां थी। तो स्टेशन पे उतर के आप जानते हैं, जैसे स्टेशन से आप बाहर निकलते हो तो ऑटो वाले, कैब वाले पास आते हैं, तो आगे फटाफट से बोले भैया कहाँ जाना है, हम कम में छोड़ देंगे, ये वो सब बातें करते हैं कि चलो हमारे साथ चलो। उन्होंने पूछा जाना कहाँ, पहले ये बताओ। तो उन लोगों ने वैसे उनका जो जगह थी वो वहां से करीबन 200-300 मीटर ही दूर थी, स्टेशन से बहुत ज्यादा दूर नहीं था। लेकिन क्योंकि सामान भी कम था, लेकिन लड़कियां थी बहुत सारी, तो सेफ नहीं होता रोड पे चलना, उनको ऐसा लग रहा था। तो उन्होंने लगा चलो एक टैक्सी या कुछ कर लेते हैं, 100-200 रुपए लगेंगे और हम लोग वहां से पहुंच जाएंगे। तो जैसे उन्होंने गूगल मैप पे उनको उस विला का रास्ता बताया, जो टैक्सी वाले बिल्कुल टैक्सी वाले को दिखाते बोलता नहीं, यहाँ नहीं जाना। फिर दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा, इस तरह 4-5 टैक्सी वालों से पूछने के बाद भी वहां पर कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर वो थोड़ा और आगे चलकर एक दूसरे टैक्सी ड्राइवर के पास पहुंचे और उसके पास पहुंच बोलते भैया यहाँ जाना, चलोगे? तो जैसे उन्होंने रास्ता और वो विला का वो देखा तो उनकी तरफ बोलता है चले जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, वापस चले जाओ अपने घर। तो उसकी बात सुन पागल हो गया क्या? उन्होंने उसकी समझ नहीं आया क्यों बोल रहा है ऐसा। फिर उन्होंने इग्नोर किया, पागल है यहाँ के लोग, ऐसा करते हैं हम लोग पैदल ही चलते हैं।
तो इस तरह से अच्छा, ये जो थे इस टाइम पर जो दो लड़के थे, ये वही गए थे, इन्हीं को उसने बोला था, पर उन्होंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया क्योंकि ये लोग अलग मूड के अंदर आए थे एंजॉय करने के लिए, और ये पहले से आते ही अपना सारा ट्रिप स्पॉइल नहीं करना चाहते थे। तो ये लोग पहुंचने के बाद बोले कि अरे कोई टैक्सी वाला जाने को तैयार नहीं है, एक काम करते हैं पास में हम लोग पैदल ही चलते हैं। तो पैदल चलते चलते 200-300 मीटर कोई बहुत बड़ी डिस्टेंस नहीं होती है, लोग वहां से निकल गए। जब ये उस विला के पास पहुंचने वाले थे तो रास्ते में एक टपरी थी, टपरी थड़ी कुछ भी बोल लो, जहां पर बेसिकली जनरल नीड्स का सामान था, दूध वगैरह। तो उनको लगा कि यार विला में जा रहे हैं, खाना वाना बनाएंगे, चाय कॉफी सब पियेंगे, तो दूध वगैरह चीजें ले लेते हैं यहाँ से। तो ये लोग उस टपरी के पास रुक गए और टपरी में जाकर उन्होंने अपना जो डेली नीड्स का सामान था वो खरीदना शुरू किया। तो जब उन अंकल से सामान वगैरह ले रहे थे, उन अंकल से अरे वाह बेटा कहाँ से आए हो आप लोग? तुमने बोला कि हम पुणे से आए। बोले अच्छा घूमने आए? बोले हाँ अंकल, एक हम लोग सब साथ में पढ़ते हैं, तो एक दिन के लिए हम लोग यहीं पर एक विला है उसके अंदर रुकना है। तो अच्छा बेटा कौन से विला में रुकना है? तो बताया कि ये करके विला है और इसमें आज हम लोग एक दिन के लिए रुकना है। जैसे उन्होंने उस विला का नाम लिया, अंकल चौंक कर बोलते हैं अरे बेटा तुम उस विला में जा रहे हो, वो विला तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, उस विला के अंदर भूत है, तुम कोई दूसरा विला देख लो। तो उनकी बात सुनकर जो जोया और फातिमा हंसते थे, अरे अंकल ये ना भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती है, कहाँ आप लोग फालतू की बातों पर बात करो। बोलते नहीं बेटा मैंने तो सुना है। बोले लोग अफवाह उड़ाते हैं, सब कुछ नहीं होता है, ठीक है आप टेंशन मत लो। तो अंकल ने बोला ठीक है, उसका काम था बोलना, उसने बोल दिया। अच्छा अब ये लोगों ने जब बातें सुनी तो उनको लगा कि यार आपस में लोग बात करते कि यार कहीं सही तो नहीं, तो बोलते तुम पागल हो तुम लोग, कुछ नहीं, चलो आते तुम लोग ने ट्रिप को खराब करने का कोशिश मत करो, ठीक है हम लोग सब वहाँ चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, लाइट लो। तो इस तरह उन्होंने सामान खरीदा, सभी लोगों ने चीज़ों को इग्नोर किया और ये पहुंच गए उस विला में। जब ये लोग विला में पहुंचे तो विला का ओनर जो था वो वहीं पर था, उसने 2-3 लोग लगा रखे थे जो उस विला की सफाई कर रहे थे। तो जो विला का ओनर था वो उसके पास गए, उन्होंने फोन पे बात वगैरह कर ली थी, तो उसके पास गए और उससे बोले कि अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो टैक्सी वाले हमको यहाँ छोड़ने नहीं है, और दूसरा जो पास में टपरी वाला बोलता है कि इस विला के अंदर भूत है। तो बोलता है अरे यार तुम लोग पढ़े लिखे लोग अगर तुम लोग ऐसी बातें करते हो, भूत भूत कुछ होता है क्या? और ये सब ना मुझसे जलते हैं। तो आपसे क्यों जलेंगे? बोले ये विला जब से मैंने यहाँ पे रेंट पे चढ़ाना शुरू किया ना, तो लोगों को लग रहा है क्योंकि मैं पहले कुछ नहीं कमाता था, अब मैं इस विला को रेंट पर देखकर इन लोगों से ज्यादा पैसे कमाता हूँ, तो ये लोग मुझसे जलते हैं और मेरे विला को बदनाम कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप टेंशन मत लो। सब लोगों को लगा कि यार ये हो सकता है। इसके बाद उन्होंने इग्नोर कर दिया चीज़ों को और उसके बाद वो बढ़िया घूमने लगे, मतलब विला का टूर लेने लगे। तो विला जो था बेसिकली 2 स्टोरी बिल्डिंग थी, बेसिकली घर था, 4 उसमें बेडरूम थे, 4 बाथरूम थे, 4 बाथरूम 4 बेडरूम थे, एक स्विमिंग पूल था और एक छोटा सा गार्डन एरिया था। सभी लोग घूमने लगे। तो जैसे ही जोया और फातिमा उस घर के अंदर घुसे, उन्हें एक अजीब सी हैवीनेस से, अनईजी सी फीलिंग उनको आने लगी। उन्होंने किसी को कुछ कहा तो नहीं, बट उनको देखकर मतलब चारों तरफ वो देख रही थी, उनको थोड़ा अजीब सा लग रहा था। ये वही जोया और फातिमा हैं जो बिल्कुल भी इन चीजों के अंदर बिलीव नहीं करते हैं। खैर सभी लोग विला का टूर कर रहे थे, तो ऊपर जब वो गए तो वहाँ पे 2 लोग सफाई कर रहे थे। तो उनसे समीर ने पूछा कि यार ये सफाई अभी क्यों चल रही? तो बोलते कि ये विला तो 8 महीने से बंद पड़ा था, आज ही साहब ने बोला कि सफाई करनी है। तो बोला अच्छा। तो फिर उससे बात करके ये लोग वापस उस ओनर के पास गए, बोला कि आपका विला 8 महीने से बंद पड़ा था? तो बोलता है हाँ एक्चुअली मैं दिल्ली गया हुआ था किसी काम से। तो बोलते लेकिन 8 महीने? बोलता है एक्चुअली दिल्ली में मेरे चाचा जी रहते हैं, तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और मैं उनका इकलौता वारिस हूँ और मुझे उनको संभालना था, तो जाने के बाद मैं आ नहीं पाया, अब जाकर मैं यहाँ पर आया हूँ। अभी मेरे को आए हुए सिर्फ 1 ही हफ्ता हुआ है और जैसे आपकी बुकिंग आई मैंने इस विला को साफ सफाई करना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से उस ओनर के पास इन्फॉर्मेशन लेकर सब लोग सेटिस्फाइड थे। फिर वो ओनर और उसका जो काम करने लोग थे वो वहाँ से चले गए करीबन 2 बजे के आसपास। और फिर इन लोगों ने पूल में जाने का प्लान बनाया। तो सब लोग पूल में पहुंचे, पूल में इन्होंने एंजॉय किया। शाम के करीबन 5:30-6 बज चुके थे। उसके बाद ये सब लोग थक गए, तो सब लोगों ने प्लान किया चलो खाना बनाते हैं। तो खाना बनाने के लिए उन्होंने पहले से सब कुछ प्लान किया हुआ था। इनका बिल्कुल प्रॉपर प्लान था कि वहाँ बैठकर पूल साइड पे ये लोग एक बारबेक्यू लगाएंगे, उसमें चिकन वगैरह सेकेंगे और खाएंगे। तो सारा मटेरियल अपने साथ लेकर आए थे। तो जो लड़कियां थी वो उस चिकन को मैरिनेट कर रही थी वहाँ पर, और जो लड़के थे वो बेसिकली जो सिगड़ी होती है, जो आपका क्या बोलते हैं उसको, चारकोल लगाते हैं हम लोग, मैं तो नाम ही भूल जाता हूँ आजकल, बारबेक्यू, हाँ बारबेक्यू जो था उसके ऊपर वो लोग चिकन के पीसेस रख रहे थे। तभी अचानक से उनको ऊपर के रूम से उज़्मा के चिल्लाने की आवाज़ आई। उसकी चीख सुनते ही सब लोग वहाँ पर भागते हुए गए, सारा सामान छोड़कर भागकर ऊपर गए तो देखा वो बिल्कुल एक कोने में खड़ी हुई है और बहुत तेज घबराई है। अंदर गेट में घुसते ही उज़्मा सामने खड़ी, पूछा क्या हुआ? तो बोलती वो क्या? तो सबने उधर देखा तो वहां पर एक छिपकली थी। उस छिपकली को देखकर वो डर गई थी। सभी लोग बोले कि पागल हो गई क्या तो छिपकली को देख के तेज चल रही? तो बोलते मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। फिर उन्होंने उस छिपकली को वहां से बाहर निकाला। उसके बाद सब लोग वापस से नीचे पहुंचे और जैसे नीचे पहुंचे उन सबका दिमाग खराब हो गया।
वो जो रॉ चिकन वो उस बारबेक्यू के ऊपर रख के गए थे, क्योंकि अभी कोयले जले नहीं थे, सिर्फ उन्होंने ट्रे के ऊपर रख दिया था। करीबन 12 से 15 पीस उस रॉ चिकन के वहां से गायब थे। विला की दीवारें बहुत ऊंची ऊंची थी, कोई भी कुत्ता बिल्ली या किसी भी तरह का जानवर वहां पर नहीं आ सकता था। फिर सब लोगों को लगा कि शायद कोई ना कोई, शायद कौवा या कोई और पक्षी टाइप का चीज होगा, वो उनको उठाकर ले गया होगा। खैर उन लोगों ने वापस से पूल साइड में बैठे हुए थे, वापस से उन लोगों ने अपना जो बारबेक्यू था वो जलाया और फिर से अपने चिकन बनाने की तैयारी करने लगे, इन चीज़ों को भूलकर। अब वो जो उज़्मा थी वो अभी भी ऊपर ही थी, और उज़्मा जैसे मैंने आपको बताया उसको परफ्यूम लगाने का बहुत शौक था, मेकअप वगैरह बहुत किया करती थी, तो वो बिल्कुल उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो सभी लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे और वो हॉल के अंदर हॉल के अंदर बैठकर, तो उसको आते थे सब लोग देख रहे थे, तो वो बस बैठी हुई थी और एक साइड में घूरे जा रही थी। तभी उज़्मा की जो सिस्टर थी निदा, वो अंदर गई किसी काम में, देखा कि उज़्मा बैठी हुई है और सिर्फ एक ही तरफ घूरी, तो उसे बोलती है, अरे उज़्मा तू यहाँ क्यों बैठी हुई है? सब लोग तो बाहर एंजॉय कर रहे, तो यहाँ पे अकेले बैठी हुई, चल सब लोग बाहर है। निदा की ये बात सुनते ही उज़्मा ने अपना सर से उठाया उसकी तरफ और एक बदली हुई आवाज में बोली, बाहर नहीं जायचा, मी इथे बसलो, तुला अवगत नाही का? उसकी बात सुनकर निदा एकदम से घबरा गई, क्योंकि उज़्मा को मराठी बोलना नहीं आता था। वो भागकर ज़ोया और ज़ैनब के पास गई, उनसे बोला कि अंदर उज़्मा मराठी में बात कर रही है, उसको क्या हो गया? सब लोग भाग के अंदर आए, देखा तो उज़्मा वाकई में हॉल में बैठी हुई थी, लेकिन जैसे उन लोगों ने उससे बात की वो बिल्कुल नॉर्मल बात कर रही थी, कोई मराठी में बात नहीं कर रही थी। उन्होंने निदा को देखा और बोला कि पागल हो गई, तो नॉर्मल बात कर रही है। तो बोलती यार अभी अभी इसने मेरे से बड़ी अजीब से टोन के अंदर बात की, उसका चेहरा बहुत खतरनाक हो गया था। तो बोलती नहीं यार मेरा तो बस पेट दुख रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, पता नहीं कैसी बातें कर रही है। तो उसकी बात सुनकर सभी दोस्त बोले निदा अब तो चल बाहर चल। सब लोग वापस से बाहर चले गए, उज़्मा वहीं बैठी थी, उसको बैठने दो, आराम कर, उसका पेट दुख रहा है। अब ये सारे दोस्त वापस से अपने पूल साइड पर अगर एंजॉय करने लगे, तो ऐसे ही बातचीत करते करते ज़ैनब की नज़र अचानक से सेकंड फ्लोर की रूम की विंडो पे पड़ी, तो उसने देखा कि वहां पर कोई खड़ा हुआ है। उसको देखते ही उसने लगा कि 7 लोग हम यहाँ पर हैं, उज़्मा अंदर बैठी है, वहां पर कौन? उसने दोस्त को बताया कि यार मैंने अभी भी ना उस रूम की विंडो पे किसी को देखा। तो लोग बोलते कि नहीं यार तेरा वहम। बोले नहीं मैं श्योर हूँ कि मैंने किसी को वहां पे देखा है। तो बोलते उज़्मा होगी, लेकिन उज़्मा तो सामने बैठी हुई है, तो हॉल में बैठी उज़्मा को सामने दिख रही थी। उसकी बात सुनते ही वापस से सब लोग ऊपर जाने लगे चेक करने के लिए कौन है, कहीं कोई चोर वोर तो नहीं घुस गया है। तो वो लोग गए, उन्होंने उज़्मा को अपने साथ ले लिया। अब सबसे आगे जो लड़के थे वो थे, उनके पीछे वो सारी लड़कियां थी। और जैसे उस रूम के अंदर घुसे तो वहां देखा तो कुछ भी नहीं था, चारों तरफ चेक किया, कोई नहीं है वहां पर, ना ही कोई अनईजी सी अलग सी कोई फीलिंग है। उन्होंने बोला कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, हो सकता है तेरा वहम हो। तो बोलते यार नहीं यार वहम नहीं है, मैंने वाकई में किसी को वहां पे खड़े हुए देखा था। इतने में जो पीछे उज़्मा थी वो बोलती है कि यार मुझे छत पे जाना है, मुझे थोड़ा अनईजी सा फील हो रहा है। तो ले बोले हाँ चलो ठीक है छत पे भी चल लेते हैं, चेक कर लेते हैं, हो सकता है छत पे कुछ नहीं हो, कहीं कुछ भी हो सकता है। तो सब छत के ऊपर गए, छत के ऊपर गए तो घर पर छत के ऊपर भी कोई नहीं था। फिर जब लोग जैसे वापस आए नीचे, तो जैसे उस कमरे में गए जहां पर वो पहले गए थे अभी थोड़ी देर पहले, देखा उस कमरे के अंदर सबके बैग एक ही कमरे में रखे हुए थे, और कमरे के अंदर सारे बैग के जो सामान थे वो फैले हुए थे, कपड़े, टूथब्रश, सोप सब जमीन के ऊपर बिखरा हुआ था। वो सामान जिन्होंने अभी तक आके टच भी नहीं किया था, बाहर नहीं निकला था, वो सारा सामान उस पूरे रूम के अंदर फैला हुआ था। मतलब जैसे कुछ ब्रश, टूथब्रश हो गया है ना, ये सब चीज, कॉम्ब हो गई, ये सब चीजें, परफ्यूम्स हो गए, ये सब जमीन के ऊपर फैले हुए थे। तो सब देखते ही ज़ैनब और ज़ोया को समझ में आ गया कि यहाँ पर कुछ और भी है, ये लोग इस घर में अकेले नहीं है। उन्हें लगा कि उन्हें एक बार अच्छे से यहाँ पर बैठकर इस घर को मतलब नमाज पढ़नी चाहिए, ताकि जो भी कुछ चीज़ है वो यहाँ से चली जाए। तो दोनों एक रूम में गई और वहां पर बैठकर उन्होंने मन ही मन नमाज पढ़ना शुरू किया। अब जब तक ये नमाज पढ़ रही थी, जैसे उन्होंने शुरू किया तो उन्हें ऐसे कांस्टेंट फीलिंग आती है कि कोई इनको घूर रहा है और कोई चाहता है कि वो यहाँ बैठकर नमाज नहीं पढ़े। लेकिन जब वो बिल्कुल उन्होंने अपना दृढ़ निश्चय करके ना अपनी पूरी हिम्मत रखते हुए पूरी कंप्लीट की, और जब उन्होंने पूरी अपनी जो भी नमाज थी पूरी कंप्लीट की, उसके बाद उनको थोड़ा लाइट फील हुआ वहाँ। लेकिन ये जो भी सोल्यूशन था ये टेम्परेरी था, लेकिन उसके बाद इनके साथ फिर कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। रात को करीबन 11:30-12 बजे के आसपास सब लोग हॉल के अंदर बैठे हुए थे, और उधर उज़्मा जो थी वो पूल साइड पर शायद अपने घर पे फ़ोन पे बात कर रही थी। सब लोग अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे, बढ़िया इनका टाइम कट रहा था, एक साथ सारे दोस्त बैठे तो आपको लगता है कि बातें कितनी चलती रहती है। तभी अचानक से इन लोगों को बहुत तेज खुशबू आना शुरू हुई। तो उन्होंने आपस में एक दूसरे को देखा और पूछा यार तुम लोगों को भी परफ्यूम की स्मेल आ रही है? बोलते हाँ यार हम सबको परफ्यूम की स्मेल आ रही है। और जब उन्होंने सोर्स देखा तो परफ्यूम की स्मेल ऊपर की तरफ से आ रही थी, मतलब जो सेकंड फ्लोर था उस तरफ से। तो सब लोग चलो चल के देखते हैं। तो सबको ही पता था कि उज़्मा जो है बाहर फोन पे बात कर रही है। तो पहले गार्डन एरिया में 2 लोग गए, देखा उज़्मा कहीं पर भी नहीं, यार उज़्मा तो यहाँ पे नहीं है। तो उन्होंने बोला चलो ऊपर चल के देखते हैं। तो वो लोग सब वहां पर ऊपर गए। ऊपर जाके देखते हैं सेकंड फ्लोर जो रूम था वो खुला हुआ था, और रूम के अंदर जैसे वो एंटर करते हैं तो जो नज़ारा देखते हैं उनकी पैरों तले उनकी ज़मीन खिसक जाती है।
सामने एक बहुत बड़ा मिरर था, उस मिरर के सामने स्टूल लगाकर उज़्मा बिल्कुल ब्लैक ड्रेस के अंदर पूरी तरह से तैयार होकर बैठी हुई थी। जी हाँ, पूरी तरह से तैयार का मतलब यह है कि जैसे आप किसी शादी फंक्शन में जाते हो ना, बिल्कुल वैसे वो तैयार हो रखी थी और उस मिरर के अंदर देखकर वो अपने बाल बना रही थी। वो परफ्यूम की खुशबू उसी के पास ऐसा लग रहा था उसने पूरी की पूरी बॉटल परफ्यूम के अपने कपड़ों पर उड़ेल ली हो। उसको देखकर निदा को बहुत तेज गुस्सा और उसके पास जाकर बोलती, उज़्मा ये क्या हाल बना रखा है तुमने? हम लोग यहाँ पर एंजॉय करने हैं, शादी में जाने नहीं, और तू यहाँ बैठकर इतना मेकअप लगाकर बैठी, तेरा दिमाग तो ठीक है? इतना सुनते ही उज़्मा बोली, शांत बस, तो इथे येणार आणि मी त्याच्या सोबत बाहेर जाणार। मतलब तो मुझे भी नहीं पता, जिनको मराठी आती है वो लोग इसको ट्रांसलेट कर दें। मेरे साथ ये बोलना चाह रही कि मैं क्या बिल्कुल सिंपल बन के बाहर जाऊंगी। तो ऐसा उसने बोला तो सभी लोग चौंक गए, क्योंकि सबको अच्छे से पता था कि उज़्मा को मराठी नहीं आती है। इसके बाद उज़्मा ने जो किया उसको देखकर उन सबके सिट्टे पिट्टे गुम हो गई। उसके हाथ में एक सेफ्टी पिन थी, उस सेफ्टी पिन से उसने अपने एक फिंगर के अंदर पियर्स किया, वहां से खून की ड्रॉप निकली। उस खून की ड्रॉप से खून लेकर उसने अपनी मांग भर ली। ये सब देखते सबको समझ में आ गया था कि यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है। इनके सामने उस सारे इंसिडेंट घूमने लगे, वो चिकन का वहां से गायब होना, वो किसी का उस विंडो के ऊपर दिखाई देना, ये सब डॉट्स को अब कनेक्ट कर पा रहे थे। और जो भी प्रूफ था वो इनके सामने उज़्मा की फॉर्म के अंदर बैठा हुआ था। उज़्मा की हरकत देख के निदा को बहुत तेज गुस्सा आया। उसके पास गई, उसका हाथ पकड़ा और बोली, ये सब क्या मचा रखा है तूने? मैं अभी अब्बू को वीडियो कॉल करती हूँ, बता दो कि तू ये सब क्या नौटंकी मचा रही है। उसका इतना बोलते उज़्मा ने उसका सिर पकड़ा और सीधा उस दीवार के कांच के अंदर दे मारा जो सामने रखा होता, और कांच टूट गया उससे। कांच टूटते ही निदा के सर से भी खून आने लग गया। वो भागते इन सबके पास में आई और उन्हें से किसी को कुछ भी समझ नहीं था कि क्या करें। ये सब लोग एक साथ मिलकर नीचे भाग गए, इनको कुछ समझ में नहीं था कि इनको क्या करना है। फिर उन्होंने उस ओनर को कॉल किया, जो विला का ओनर था। उसको 15-20 कॉल लगा, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा था। और उधर उज़्मा वहीं उसी रूम के अंदर बैठी थी। उनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी कि अब उसके आसपास चले जाए। ये लोग बैठकर जो निदा थी उसके सिर का खून साफ कर रहे थे, उसकी मरहम पट्टी कर रहे थे। फिर इन्हें लगा अब क्या करें। तो ये लोग बाहर निकले, मतलब उस विला से बाहर ने देखा कि पास के विला में कुछ लोग आए हुए हैं। ये लोग भागकर, 2 लोग वहां पर रुके और ये लोग भागकर उस विला के पास पहुंचे। उस विला में उन्होंने नॉक किया और देखा तो वहां पर कुछ ऑफिसर्स वगैरह आए हुए थे। उन्होंने बताया कि हमारे साथ ऐसे पड़ोस वाले में सब इंसिडेंट हो रहे हैं, आप प्लीज चलो, हमारी फ्रेंड बहुत मुश्किल में है। तो लोग समझदार लोग थे, वो लोग सभी वहां पर आए। अब ये लोग सब करीबन आप मान सकते 15-20 लोग इकट्ठा हो गए थे और सबके सब उस रूम के अंदर पहुंचे। तो रूम के अंदर पहुंच कर उन्होंने देखा तो जो उज़्मा थी वो उसी हालत के अंदर बेड के ऊपर बेहोश पड़ी हुई थी। उन्होंने जाकर उसे हिलाने की कोशिश की, वो नहीं उठी। उसके ऊपर पानी के छींटे भी मारे, लेकिन फिर भी वो उसी हालत में। उन्होंने पूछा कि किसका विला है, तो उन्होंने बताया कि ओनर। बोले कॉल लगा, बोले हम कब से उसको कॉल कर रहे हो, फोन नहीं उठा रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो इसे एक हॉस्पिटल ले चलते हैं पास में। तो उन्होंने कॉल किया, एम्बुलेंस का वेट किया, एम्बुलेंस भेजी। इधर जो समीर था उसने कहा कि यार एक काम करते हैं, तुम्हारे घर वालों को भी फोन कर दो, उनको बोलो कि आ जाए। तो इन्होंने इनके फैमिली को भी फोन किया। ये सारा प्रोसेस जो चल रहा था, जो भी कुछ ये हुआ, इसमें करीबन रात के आप मान लो 2:30-3 तो बज ही चुके थे। तो जब एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस से लोग निकले, मतलब सब कुछ सही करने में चीज़ें, वो अभी भी बेहोश थी उज़्मा। तो फिर सुबह के आप मान लो 3:30-4 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। तो उन्होंने अपनी इनकी फैमिली को भी फ़ोन किया कि अंकल ऐसी बात हो गई है। तो उज़्मा के ब्रदर और उसके फादर वहाँ से निकले पुणे से, और है ना, और ये लोग पहुंचे यहाँ पे उसके सरकारी हॉस्पिटल में। वहाँ हॉस्पिटल ले जाकर इसको एडमिट करवाया, और एडमिट करवाने के बाद जब उज़्मा को होश आया तो उससे पूछा कि तुझे क्या हुआ था, तो उसे कुछ भी याद नहीं था। इधर उसके जो फादर थे उज़्मा के, उनको जब ये बात बताई गई तो अपने साथ एक मौलाना साहब थे, वो उनको भी यहाँ पर लेकर आए। तो इन लोगों को पहुंचने में करीबन वहाँ पर एक सवा घंटा लगा होगा। तो जैसे ये लोग पहुंचे, पहले उन्होंने उज़्मा की हालत जानी, फिर वो मौलाना साहब जो थे वो उसके पास में और पूछा। तो उज़्मा को तो कुछ याद ही नहीं था। फिर बाकी लोगों ने उनको बताया कि ऐसे हमारे साथ हुआ। तो मौलाना साहब बोले कि तुम लोग मुझे उस विला पे लेकर चलो। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो लोग उन्हें लेकर गए, और जैसे उन्होंने पहला कदम उस विला पे रखा, एकदम से 4-5 कुत्ते दोनों तरफ से आकर मौलाना साहब के ऊपर भौंकने लगे। कि जैसे अगर उन सब कुत्तों को भगाया गया कि लोग बहुत सारे थे वहां पर। फिर वो सब लोग मौलाना साहब के साथ अंदर घुसे। अब मौलाना साहब ने अंदर घुसते ही इनके पिताजी से बोला, इस घर के अंदर तो एक आत्मा कैद है। तो सभी लोग शॉक्ड रह गए, क्या आत्मा कैद? बोले हाँ, इस घर में एक आत्मा का वास है। कौन है इस घर का मालिक, उसे बुलाओ। तो उन्होंने बोला कि हमने उस ओनर को बहुत कॉल किया, उसने नहीं उठाया। बोला अभी दोबारा फ़ोन करो। फिर से उन्होंने 10-15 फ़ोन किए, लेकिन उसने कोई फ़ोन पिक नहीं किया। तो उनके जो फादर थे, इन्होंने लगा कि ये खुद तो फ़ोन उठाएगा, तो उन्होंने पास वाले पुलिस स्टेशन पे फ़ोन किया। जो भी पुलिस का नंबर था वहाँ से पुलिस स्टेशन पे फ़ोन किया और उनको ऐसी बात बताई। तो पुलिस भी वहाँ पर थोड़ी देर में आ गई, और फिर पुलिस ने करीबन 1.5 घंटे में उस ओनर का एड्रेस ढूंढा और फिर उसको पकड़ के वो यहाँ पर लेकर आए। तो जैसे वो आया, सबके उसके ऊपर गुस्सा थे कि तुम्हारा ये तरीका है तुम्हारा मेहमानों को रखने का, क्लाइंट को रखने का, तुम्हें कब से रात को ये लोग फोन कर रहे हैं, बच्चे तुम फोन नहीं उठा रहे हो, इस तरह से तुम लोग अपना विला रेंट पर रखकर चलाओगे।
तो बोला कि पता नहीं, मेरा फ़ोन तो मेरे पास में नहीं था इसलिए मैंने नहीं उठाया। तो इतने में मौलाना साहब आ गया तो बोलते हैं इस घर की सच्चाई क्या है? तो बोलता है सच्चाई? कैसी सच्चाई? बोलता है इस घर के अंदर एक आत्मा है ना, तू जानता है ना इस बात को? तो बोलता है नहीं, इस घर में कोई आत्मा नहीं, आप कैसी बात कर रहे हो? तो और वो सच्चाई बता नहीं रहा था। तो फिर उधर से वो पुलिस वाला आया और बोले डंडा ठोकते हुए, सच सच बोल क्या है, नहीं तो डंडा देख रहा है ना, इससे तेरे को इतना मारूंगा ना सारी सच्चाई अपने आप दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाएगी। तो वो डर गया, उसने बोला कि ठीक है साहब, मैं बताता हूँ। तो उसने बताया कि ये घर उसका नहीं है, ये घर एक्चुअली उसके दोस्त का है जिसका नाम था शिवम। शिवम की वाइफ थी रीमा, लेकिन शिवम का एक लड़की के साथ चक्कर चल रहा था जिसका नाम था अनुष्का। तो अनुष्का और शिवम शादी करना चाहते थे, लेकिन रीमा उनके रास्ते का कांटा थी। अब उसे नहीं पता कि इस बात में कितनी सच्चाई या फिर नहीं, लेकिन एक दिन उसके पास शिवम का फोन आया। शिवम ने बोला कि तू जल्दी से मेरे घर पे आ, बहुत बड़ा कांड हो गया है। तो उसके घर पहुंचा, उसके घर पे उसने देखा तो वहां पर पुलिस वगैरह भी आई हुई थी और ऊपर एक कमरे के अंदर रीमा की बिजली से जली हुई लाश पड़ी थी। मतलब उसके हाथ में, मतलब बेसिकली वो करंट से जलकर मर गई थी और उसकी बॉडी मतलब ऑलमोस्ट आप मान लो करीबन उस करंट की वजह से जल गई थी, उसका पानी सूख गया था। मतलब उसकी इतनी डरावनी हालत थी कि अगले कई दिनों तक मुझे रात को नींद नहीं आई। पुलिस ने सबको एक नेचुरल डेथ मानकर खत्म कर दिया था। फिर उसके कुछ दिनों बाद शिवम मेरे पास आया और बोला कि मैं ना अब यहाँ नहीं रह सकता हूँ और मैं बाहर शिफ्ट हो रहा हूँ, तो मैं बाहर जा रहा हूँ, ये विला की चाबी तू रख, तो इसका ध्यान रखना, अगर तू चाहे तो इसे रेंट वगैरह पे चला देना और जो रेंट है वो तू ही रख लेना। ऐसे उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन वो उस घर में नहीं रह सकता था, तो वो दुबई शिफ्ट हो रहा था और उसने ये विला मुझे संभला दिया। आप मुझे इस विला का केयर टेकर समझ सकते हैं। तो मैं इस विला को रेंट पे चलाता रहता हूँ। अभी करीबन 8-9 महीने मैंने इसको रेंट पे दिया था, लेकिन फिर मैंने इसको जब भी किसी को रेंट पे देता हूँ तो लोग कंप्लेन करते हैं कि कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम चल रही है। तो मुझे लगा कि पता नहीं ऐसे कुछ लगता होगा लोगों को, या कोई बताया होगा यहाँ पर डेथ हुई, तो लोग अपने आप से सोचते होंगे। तो करीबन 8 महीने पहले मैं दिल्ली चला गया था, मेरे किसी काम, मेरे चाचा जी जो हैं, तो उनकी तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी, तो मैं उनसे मिलने चला गया, ध्यान रखने के लिए चला गया था। अभी जब मैं वापस आया तो मैंने इस प्रॉपर्टी को लिस्ट किया और लिस्ट करते ये लोग यहाँ पर आ गए और मैंने साफ वगैरह इनको दे दिया। तो मुझे नहीं पता बाकी इसके अलावा इस विला की क्या कहानी है, जो भी है सब कुछ आपके सामने साहब, मैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो इसके बाद सब लोगों को इसके बारे में पता चला कि इस विला के अंदर एक डेथ हुई है उस लेडी की। वो लेडी बहुत अच्छी मराठी बोलती थी और शायद इसी वजह से उज़्मा भी मराठी में बात कर रही थी। अब उसकी डेथ क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, उसके पीछे क्या राज था, ये किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन जब ये ग्रुप यहाँ पर पहुंचा तो इनका इंटरेक्शन हुआ उस एंटिटी से। शायद वो एंटिटी इनके थ्रू इंटरेक्ट करके इनको कुछ और बताती अगर वो हिम्मत करके वहां पर रुकते, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? मुझे अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या वाकई वो एंटिटी इनसे इंटरेक्ट करके कुछ बताना चाहती थी, क्या उसकी डेथ के पीछे कोई राज छुपा हुआ है। इसके बाद ये फैमिली इन बच्चों को वापस अपने घर ले गई। मौलाना साहब ने उज़्मा के शरीर हाथ पे तावीज़ वगैरह बांधे और करीबन 15-20 दिनों के बाद जाकर वो इस ट्रॉमा से बाहर निकल पाई। कुछ दिनों तक रात को उसको बहुत बुरे सपने आते थे, वो अकेले सो नहीं पाती थी, लेकिन 15-20 दिन के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो गई और अब वो बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। ये बात है करीबन 2019 की, जो इन दोस्तों के साथ हुई। तो इसलिए एक चीज का ध्यान रखना है, आप चाहे कहीं से भी विला बुक कर रहे हो, अगर आपको मार्केट रेट से कम रेट पर एक ज्यादा अच्छी क्वालिटी का विला मिल रहा है तो उसको रेंट पे लेने से पहले चेक कर लेना कि कहीं वहां पर कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।